बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात पुरअमन तरीके से उनका इनेकाद हुआ जी। 45 हल्के थे जहां पर वोटिंग हुई। टर्न आउट जो तज्जियाकार है उनके मुताबिक ज़रा कम रहा है। उसकी रीज़न्स के ऊपर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करने की कोशिश करेंगे। और जो ट्रेडिशनली हम देखते हैं जिसकी विफाक में हुकूमत होती है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, वही जमात हुकूमत बनाती है। लेकिन इस वक्त वहाँ पर नून लीग के पास तकरीबन 31 नशिस्तें थीं, तो कितनी वो रिटेन कर सकते हैं ये सवाल है। और पीपल्स पार्टी कितना टफ मुकाबला देती है। और फिर जो बीच में नए अंसर शामिल हुए हैं, TLP है, फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो वहाँ की पुरानी जमात है, वो कितने वोट लेती है, कितनी नशिस्तें जीतती है, ये सारा सिनेरियो है। और इस सिनेरियो को देखते हुए देखना होगा कि हुकूमत वहाँ पे किसकी बनेगी। हम सीधे चलते हैं अपने मेहमानों के पास, क्योंकि उनके पास ज़्यादा खबर है वहाँ पे ऑन ग्राउंड, उनके पास सिचुएशन का भी उनको पता है। और आपको बताते चलें कि 4 साबिक वज़राए आज़म जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के वो इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, एक उनमें अभी मौजूदा भी हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ और PTI के दरमियान जो तल्ख कलामी हमने देखी और जो बहुत ही जारहाना अंदाज में उन्होंने कैंपेन की, उसका क्या रिएक्शन वोटिंग डे में नज़र आया, कुछ वो भी अपने मेहमानों से पूछेंगे। जी, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन करें अफजल भट्ट साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमारी तमाम जो यूनियंस हैं, सहाफ़ती तंजीमें, उनके सरबराह रहे हैं और लीडर हैं सहाफ़ती तंजीमों के। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे। ख्वाजा मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर हैं डेली कश्मीर इस्लामाबाद लिंक के। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने मैं ज्वाइन किया। साबिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं। साबिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, काफ़ी गहमा गहमी थी। हमने गिलगित के बाद देखा कि आज़ाद कश्मीर में भी कैंपेन का वही लेवल नज़र आया। मरीम नवाज़ भी गई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी गए, इमरान खान साहब भी गए, तल्ख कलामियाँ भी हुई, झगड़े भी हुए, बयानात भी हुए। आज के दिन में आपको रिफ्लेक्शन नज़र आया उस कैंपेन का? वोटर उतना ही निकला जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? थैंक यू तंजीला। देखिए, एक तो बड़ी खुश आइंद बात है। एक पहलू ये है कि इनके जाने से माहौल तो चार्ज हुआ, वोटर एक्टिव हुआ। और अभी तक के ट्रेंड को छोड़े, मुझे लगता है एंड तक आप देखेंगी तो ये टर्नआउट बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा। लेकिन असल बात यह है जो दुनिया को दिखाने वाली है, जो पाकिस्तान में मुतय्यन गैर मुल्की सफ़ीर हैं उन्हें दिखाने वाली है कि वो जायज़ा लें। एक मकबूजा कश्मीर में बंदूक के ज़ोर पर इलेक्शन का ड्रामा रचाया जाता है, पूरे इंडियन वसाइल झोंक दिए जाते हैं, लेकिन कश्मीरी वोट डालने के लिए घरों से नहीं निकलते। और एक तरफ ये आज आज़ादाना इलेक्शन था जिसमें टर्नआउट 60 को टच कर सकता है, 50 से तो अब जाए ही जाएगा। तो ये एक तो पता चलना चाहिए आलमी बरादरी को कि कश्मीरी वहाँ जो बाइकाट करते हैं उसकी रीज़न क्या है, और यहाँ जो उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया उसका फ़र्क आम आदमी को पता होना चाहिए। दूसरी जो बात मेरा ख्याल है कि अब इतनी हो चुकी है इस पर कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने जो फाउल लैंग्वेज वहाँ जाके इस्तेमाल की, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, उसकी वजह से मामला इतना हीटअप हुआ कि आज एक इंसिडेंट में 2 मासूम वर्कर भी जान बहक हुए, फायरिंग का वाक़या हुआ। और 10 से 15 पोलिंग स्टेशन हल्के ऐसे हैं जहां पर इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात रूटबा हुए हैं। छोटे वाक़यात आप उन्हें कह सकती हैं, बड़े कह सकती हैं, लेकिन अगर हमारी नेशनल लीडरशिप जो है वो मैच्योरिटी का मुजाहरा करती, ठीक है, इलेक्शन कैंपेन जब ख़त्म हो गई है फिर वर्कर को इंगेज किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि भाई ठीक है, आज आखिरी दिन है, आपने किसी को गाली का जवाब नहीं देना, किसी को गाली नहीं निकालनी, वोटिंग वाले दिन आपने वोटर को घर से निकालना है, बाकी हम निपट लेंगे जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो एक अनापरस्ती के उस मुकाम पर खड़ी है कि ये देखते नहीं है कि इनसे इनकी रेपुटेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। रोल मॉडल होता है एक पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिकल वर्कर, उनको जो देखेगा वो क्या रास्ता अख्तियार करेगा। तो ये एक पहलू ये मेरा ख्याल में माहौल और जगह को भी उन्होंने इग्नोर किया, क्योंकि कश्मीर में माहौल बहुत ही महज़ब किस्म के लोग हैं सारे। ये पहला मौका है कि आज़ाद कश्मीर के इस इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ बैठी नहीं है। अदरवाइज़ ये है, मैं 95 से वहाँ मौजूद हूँ और हर इलेक्शन को हम बड़ा करीब से देखते हैं। यही तलखी होती है। इलेक्शन तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक दूसरे की किरदार कुशी का होता है, लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होता है डिस्ट्रिक्ट में, हर हल्के में, कि भाई अब 4 मोतबर लोग मिलकर बैठते थे, बात करते थे कि नहीं यार अब जो वो माहौल नहीं हो गया है। अच्छा, इसकी मैं वजूहात भी पूछूंगी और ख्वाजा साहब से मैंने पूछना भी है कि जो
एक्सपेक्टेशन थी, लोग बहुत सारे आपको तब फोरकास्ट भी कर रहे होते ना कि ये वाले हल्के जीत जाएगी जमात, ये वाले इतने हल्के जीतेगी, वो भी पूछेंगे। लेकिन नून लीग के एक उम्मीदवार हैं वहाँ पे इस्माइल गुजर साहब, वो बहुत खफा थे इंतज़ामिया से, और उस खफगी में उन्होंने कहा जी कि मैं तो भारत से मदद मांग लेता हूँ। अगरचे उन्होंने बाद में वजाहत करने की कोशिश की, लेकिन आइए उनका ज़रा शॉर्ट सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर अपनी गुफ्तगू यहीं से जारी रखते हैं। लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। तो मैं इसकी परजोर मज़ामत करता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, इसको पुरअमन रहने दें, इसमें कोई ऐसी शरारतबाजी ना करें। ठीक है जी, वजाहत तो उन्होंने कर दी, लेकिन मेरा ख्याल है कि फरते जज्बात में और गुस्से में उन्होंने क्या, ख्वाजा साहब देखिए मैडम के सियासतदानों का काम यह है कि अपने असाब काबू रखना। आपको अगर शिकस्त हो रही है, मेरे ख्याल में इलेक्शन भी जीत जाएंगे मेरे अभी तक, यानी अच्छे कंपटीशन में जा रहे हैं। आपको एक पोलिंग स्टेशन पे मामूली सा वाकया होता है तो आप इतने हाइपर हो जाते हैं। वज़ीर आज़म राजा फ़रूक हैदर मेरे साथ किसी प्रोग्राम में थे, तो वहाँ कहा मैंने कि बुर्ज उल्टने का मकान है जी। कौन से बुर्ज उल्टा दिया आपने? भी आपको थोड़ा कहा है। ये मुस्लिम लीग नून वालों में इतना अग्रेशन क्यों है? क्या मसला है इनको? भी इलेक्शन है, जमहूरी रवैया नहीं होगा तो आप जमहूरियत की बातें करते हैं। पहले से तैयारी है ना कि हमने लड़ाई करनी है, लड़ाई करनी है। ये कारकुनों तक रिफ्लेक्ट हुई हैं चीजें सारी, इसीलिए ये पुरतशद्दुद वाक़यात आज आपको लगता है आज भी कोई धांधली शांधली की बात होगी या नहीं होगी? मैंने पूछा इनसे, राजा फरूक हैदर से पूछा कि कोई धांधली का नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा आपको रिजल्ट आने के बाद। जब मेरे हक में आया तो फिर ठीक है, अगर मेरे खिलाफ आया तो फिर मैं कह दूंगा धांधली, फिर मैं कह दूंगा अदारों ने ये कर दिया वो कर दिया। इनके समझना चाहिए सबसे पहले अगर कोई डेमोक्रेटिक इंसान है उसको अपना रवैया जमहूरी बनाना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेटिक वो पनप नहीं सके। जैसा कि भट्ट साहब ने बात की, देखें एक तरफ मकबूजा कश्मीर है, एक तरफ आज़ाद कश्मीर है। मकबूजा कश्मीर की तरफ देखें, वहाँ तमाम जमहूरी इदारों को ताले लगे हुए हैं, वहाँ असम्बली ख़त्म है, वज़ीर आला ख़त्म है, गवर्नर भी ख़त्म है, वो सदारती राज नाफज है, ताले लगाए हुए। अभी बुलाया था उन्होंने, APC बुलाई थी मोदी ने कि उनको कहा कि आप इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लें तो हम आपको वो 370 दफ़ा और 35 को बहाल कर देते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया। ये दिखाने वाली चीज़ है जिस तरह भट्ट साहब ने इशारा किया कि यहाँ आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान में जब मार्शल लॉ के अदवार भी रहे हैं, उन अदवार में भी यहाँ इंतखाबात होते रहे और हमेशा बड़े पुरजोश इंतखाबात होते हैं, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आपको बात करने से पहले ये देखना चाहिए यार, एक इलेक्शन हार भी जाता है बंदा, क्या फ़र्क पड़ जाता है? 5 सालों बाद फिर आ जाएंगे। जो आपकी दुश्मनी पड़ जाएगी, जो आज जो 2 कीमती जानें चली गई हैं, उन घर वालों के लिए इलेक्शन तो मौत का पैगाम लेकर आया ना, जिनके लोग जख्मी पड़े हैं। भी आप अपने रवैये को डेमोक्रेटिक करना है, जमहूरियत यही है। अच्छा, आपने क्या जम्मू कश्मीर की बात की है, तो हम देख रहे थे कि कैंपेन में कश्मीर कॉज पे कम बात हुई और जो हमारी अपनी लोकल पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, ये तंजीला इतनी बदकिस्मती है कि ये जब पाकिस्तानी लीडरशिप गई है आज़ाद कश्मीर में, दुनिया भर में इंतखाबात होते हैं, इशूज़ बेस्ड होते हैं। यहाँ क्या है? कठपुतली, सिलेक्टेड, डाकू रानी, चोर, गद्दार। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सारी लीडरशिप मुहब्बे वतन है। आप अपना इलेक्शन जीतने के लिए दूसरे बंदे को गद्दार, गद्दार इतना बड़ा लफ्ज़ है कि आप दूसरे मुल्क के एजेंट हैं। वो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए खिदमत की है, ये भी कर रहे हैं काम अपना। तो कल ये चले जाएंगे तो उनको गद्दार करार दे देंगे हम। ये सिलसिला रुकेगा नहीं। गद्दारी का खेल बंद। साबिर शाह साहब, आज के दिन के बारे में आप भी बताइए कि आपके ख्याल में आज का दिन कैसा रहा? कैंपेन में जो जोशो खरोश था वो आज भी आपको नजर आया? भट्ट साहब कह रहे हैं कि 50 से ऊपर जाएगा टर्नआउट और जाहिर है लोग बाहर निकले हैं। जलसों में भी पार्टिसिपेशन आज़ाद कश्मीर की आवाम की बहुत ज़्यादा थी। साबिर शाह साहब, प्लीज मुझे ऑडियो कॉल कर लीजिए। अच्छा जी, साबिर शाह, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है जी, आ रही है जी। साबिर साहब बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हमें। अच्छा, मेरा ख्याल है हमारी आवाज़ नहीं जा रही। प्रोड्यूसर साहब ज़रा कॉल कर लें साबिर साहब को, हम ऑडियो कॉल पे उनसे बात कर लेते हैं। बट साहब, पार्टी पोजीशन पे थोड़ी सी बात करते हैं। तीनों बड़ी जमातें दावा कर रही हैं कि हम वहाँ पर हुकूमत बनाएंगे। प्रोग्राम किसी ने ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। देखें, जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम ही ये होता है कि वो ख्वाब बेचते हैं और होप देते हैं। ये कोई भी पॉलिटिशियन होगा, उससे लोगों को होप भी देनी होती है और ख्वाब भी देने होते हैं, और वो अपने वर्कर को यही कहना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि हम आए क्या आए। लेकिन अगर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मेन स्ट्रीम है, 3 पाकिस्तान पीपल पार्टी की बात कर लें,
नून की बात कर लें और पीटीए की बात कर लें। पहले मैं आज़ाद कश्मीर के जो 33 हल्के हैं उनकी बात करता हूँ। इन तीनों जमातों को आप समझ लें कि ये 20-20 सीटों का इलेक्शन लड़ रहे हैं। 13 इनके उम्मीदवार, तीनों जमातों के 13 उम्मीदवार फारग हैं, ठीक है। अब एक जमात ने टोटल 20 इलेक्टेबल को झोंका है इलेक्शन कैंपेन में, और उनमें से कम से कम 15 नशिस्तों पे नेक टू नेक फाइट है। अच्छा, कि 500 से 1000 के वोट तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है, कोई भी कैंडिडेट जीत सकता है। हो सकता है कि एक जमात ही उनमें से 8-10 सीटें ले जाए, हो सकता है कि तकसीम हो जाए, सब में तकसीम हो जाए। जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी 1-2 पे चली जाए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1-2 पे चली जाए, पीपल पार्टी उनमें से 1-2 ले जाए, नून लीग ले जाए। इसलिए ये जो 15 हल्के हैं, और सबको पता है जहाँ कांटेदार मुकाबला है वो सबको पता है, जहाँ वन में मुकाबला था उनका भी सबको पता है। अच्छा, मैं आपसे मुहाजिरीन की सीटों का भी पूछूंगी। साबिर साहब हमारे साथ आ गए हैं टेलीफोन पे। साबिर साहब, अब आपको आवाज़ ठीक आ रही है? जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। अच्छा, आज के दिन के हवाले से ज़रा बताइएगा, आपके ख्याल में इलेक्शन कैसा रहा है, और आपके ख्याल में पार्टी पोजीशन वहाँ पे क्या बनती हुई नजर आती है आपको? देखिए तंजीला, बहुत दुख हुआ 2 लोगों की वफात का सुनकर, जिनको गोलियां लगी। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि 3 फौजी जवान भी हादसे में शहीद हो गए हैं। दरिया नीलम में उनकी जीप जा गिरी है। लड़ाइयाँ झगड़े भी हो रहे हैं, ज़बानें भी मैं लीडरों की सुन रहा हूँ, आप भी सुन रही हैं। पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है। मेरे लिए रिजल्ट मैटर नहीं करता कि अगर पीटीआई 20 सीटें ले जाए, 2-4 इधर उधर से ले जाए, गवर्नमेंट बना ले, सरदार तनवीर इलियास और सुल्तान महमूद में का मुकाबला हो जाए, शायद फाइनेंशियर जीत जाए, पता नहीं लॉयल्टी जीत जाए, मैं नहीं जानता हूँ। मैंने जो चीजों को नोट किया है वो ये है कि एक तो मैंने पोलराइजेशन की बात की, दूसरा देखिए आजाद जम्मू और कश्मीर गिलगित बिल्तिस्तान को डालकर 84,470 स्क्वायर माइल्स के एरिया है, विच इज लार्जर देन डेनमार्क, बेल्जियम, फ्रांस एंड अल्बानिया, और बरतानिया से थोड़ा सा कम एरिया है ये। अब वहाँ पे डेवलपमेंट देखें, उसका 0.5% डेवलपमेंट भी नहीं है पूरे एरिया में। बात हम टूरिज्म की कर रहे हैं, जो लोगों के रवैये में देख रहा हूँ, जो लीडरान की जुबानें सुन रहा हूँ, इट इज एपैथेटिक। फिर 691 कैंडिडेट्स हैं, 32 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिर्फ 20 औरतें। व्हाट इज हैपनिंग आउट हियर? वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन एंड एमेंसिपेशन। तो ये एमेंसिपेशन औरतों की हो रही है कि सिर्फ 20 औरतें इलेक्शन लड़ रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिन पे हमें नजर डालना पड़ेगा। ट्रेडिशनली देखिए, यहाँ हुकूमत हम सब जानते हैं, दिस इज नो रॉकेट साइंस, नॉर्मली और ऑन मोस्ट ओकेजन्स जो भी हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट में हो वो यहाँ हुकूमत बनाती है। इसमें लोगों का शऊर की बात कर लें या सिस्टम का को मामले की बात कर लें, जाहिर है उन्होंने सारे वसाइल सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने होते हैं। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा आपसे 1-2 घंटे, जब रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे 1-2 घंटे तक पूरे, तो आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा शोर मचेंगे, मामला अदालत में जाएंगे। और मुझे समझ नहीं आता, लग रहा है कि मचेगा शोर आज भी? जी बहुत मचेगा, अभी आप देखेंगे रिगिंग भी होगी। और देखिए, मुझे 1 सेकंड दीजिए, हमारा कुछ सिस्टम का बहुत ज्यादा फ्लॉ है। इंडिया में 91 करोड़ 20 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, 67% टर्नआउट होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी यूज होती हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम करती हैं, उसके बावजूद हैकिंग और टेम्परिंग के इल्जाम सामने आते हैं, लोग मशीनें उठा के ले जाते हैं। हमारे यहाँ तो ये काम बड़ी तेजी से इसलिए भी हो सकता है कि इलेक्शन कमिश्नर्स के पास वो इख्तियारात नहीं है जो इंडिया में है। वहाँ तो वो चीफ सेक्रेटरी को उठा के फेंक देते हैं, पुलिस के सरबराह को सस्पेंड कर देते हैं, इंक्वायरी खोल देते हैं। यहाँ तो हो ही नहीं कुछ सकता। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी हल नहीं है यहाँ। तो ये देखिए, एक प्रोविजन होती है दुनिया के 17-18 मुल्कों में, नोटा, नन ऑफ द अबव, इट इज कॉल्ड अ स्क्रैच वोट। हमें उसको इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है कि लोग बताएं, वो जो 50% साइलेंट वोट है, कि इन 4 चोरों में से या 4 कैंडिडेट में से मुझे कोई नहीं चाहिए। आप बताइए लोगों को। रोज आप कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो जाली हुए सारे, तो इस तरह आपको पता लगेगा कि नोटा की प्रोविजन क्या हो सकता है। से बात है, इस पे वापस ब्रेक एक ले लेते हैं जी। गैलप सर्वे के मुताबिक जो पीटीआई की पोजीशन थी वो 44% का ख्याल था कि वो हुकूमत बना लेंगे, और 12% जो हैं वो चांसेस थे नून की हुकूमत के, और 9% थे पीपल्स पार्टी के। भट्ट साहब ने कुछ नशिस्तों का बताया है, मुआजिरीन की नशिस्तों के हवाले से भी बात करते हैं, कुछ रिजल्ट्स भी हमारे पास आ रहे हैं ख्वाजा साहब से, उन पर भी डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे थे पार्टी पोजीशन और नशिस्तें। बट साहब, आपने कहा कि 15 सीटों पे तो नेक टू नेक मुकाबला है और हर एक ने अपने 20-20 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। जो मुहाजिरीन की सीटें हैं जो पाकिस्तान में, वहाँ पे भी हमने जलसे बड़ी गहमा गहमी देखी। उनके हवाले में बताएं, कौन सी जमात आपको लगता है कितनी सीटें ले जाएगी? 12 सीटें। मेरा अपना ख्याल यह है कि 5 सीटें PTI यहाँ जीतेगी और 5 मुस्लिम लीग नून जीतेगी, एक जो है वो पीपल पार्टी जीतेगी, एक सीट बचती है वो इधर उधर कोई भी ले जाएगा। हो सकता है कि 6 पे PTI चली जाए, 6 पे नून लीग चली जाए। अच्छा हाजी साहब, 15 जो नशिस्तें कह रहे हैं, 12 जो नशिस्तें हैं नहीं जो 15 नेक टू नेक है, वो मैं बताता हूँ आपको। पहले जो 12 भट्ट साहब ने बताया ना, मेरे तजिए के मुताबिक 6-7 PTI जीतेगी, 6-7, हाँ ठीक है, 3-4 पे ये और एक पीपल्स पार्टी ले गई ये सीट। अब आते हैं जो मुकाबला, जिस तरह भट्ट साहब ने इशारा किया है कि ये मुकाबले बिल्कुल जेन्युइन मुकाबले हैं, और जिसमें जो 15 नशिस्तें हैं उसमें से देखें ना, जो मीरपुर में एक बड़ा कड़ा मुकाबला है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं, जो तारकिन वतन भी हैं वो भी नज़रें गाड़े बैठे हैं, और वो ऐसे रिजल्ट जा रहा है नेट टू नेट। जिस बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं, सदर हैं PTI के, पिछले इलेक्शन में शिकस्त से 2-4 कर दिया था चौधरी मोहम्मद सईद, बाद में वो नहल हो गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में, अब वो दोबारा अहल हो गए हैं, अब वो मद्दे मुकाबला हैं, वो बड़ा कड़ा मुकाबला है। इसी तरह चौधरी मोहम्मद यासीन हैं, 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो कोटली में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके मुकाबले में सिकंदर याद के साहबजादे हैं, फ़रूक सिकंदर, और साथ ही उनके राजा रियासत हैं चढ़ोई में, और शौकत फरीद हैं। वो हल्का तो उसमें तो चौधरी साहब कंफर्टेबल नज़र आते हैं चढ़ोई में, लेकिन कोटली में बड़ा सख्त मुकाबला होगा। इसी तरह सरदार तनवीर लियास खान हैं, जो बाग में मुकाबला उनका हो रहा है, अभी तो उनकी पोजीशन बेहतर है, लेकिन वहाँ उनके मद्दे मुकाबल हैं मुश्ताक मिनहास मुस्लिम लीग नून के, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो हैं राजा यासीन, और पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर, उनका भी बड़ा कड़ा मुकाबला है। इसी तरह वहाँ पे ज़्यादा बड़ा मुकाबला किन 2 लोगों के बीच? ये तनवीर लियास और ज़ियाउल कमर जो पीपल्स पार्टी के हैं, सरदार कमरुज़्ज़मान के साहबजादे, और राजा यासीन जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। चलो मुश्ताक मिनास को रहती नंबर दे दें थोड़े, जो भट्ट साहब दोस्त हैं जी, वो जी पहले पे आ रहे हैं, हम क्या देते हैं, क्या कहने में क्या है, हमारे पुराने कुलीग हैं। नहीं वो जीते, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन ये है, हमारी ख्वाहिश है वो जीतें, कोई मसला नहीं। साबिक वज़ीर आज़म सरदार यकूब अहमद खान, उनके मद्दे मुकाबल हैं खालिद इब्राहिम के साहबजादे और सरदार इब्राहिम के पोते हसन इब्राहिम। पिछले जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, जो जब खालिद इब्राहिम फौत हो गए थे, तो उन्होंने शिकस्त दे दी थी साबिक वज़ीर आज़म को, वहाँ भी बड़ा कड़ा मुकाबला है। सरदार अतीक साहब की क्या पोजीशन है? सरदार अतीक के मुकाबले में PTI के उम्मीदवार हैं जो जमात इस्लामी छोड़कर आए हैं, मेजर लतीफ़ खलीक, उनका भी बड़ा कड़ा मुकाबला है। वहाँ बहुत सख्त मुकाबला होगा। मुस्लिम लीग नून के वहाँ कैंडिडेट है सरदार यकूब, हार भी सकते हैं, ये बता दूं मैं आपको, कोई भी हार सकता है, इलेक्शन इसी का नाम है। हाँ, ये तो अभी पता चलेगा जैसे। नहीं, ये देखिए ना, लतीफ़ अकबर हैं, पीपल्स पार्टी के सदर हैं, वो उनकी नशिस्त जीती हुई है। मतलब जो सीटें ऐसी हैं, जैसे भट्ट साहब ने कहा कि सबको पता है कि ये मसलन जैसे दीवान गुलाम मुहिउद्दीन लाहौर से जीत गए हैं PTI के, ये सबको पता है, वो पोजीशन में भी जीतते आ रहे हैं, ठीक है। इस माजिद खान हैं पख्तूनख्वा से, वो भी जीत गए हैं महाजिन की नशिस्त पर, ठीक है। इस तरह जवेद भट्ट जीत गए हैं यहाँ से। ये अंडरस्टूड था, ये अंडरस्टूड चीज़ है ना, ये जो है ना, ये अंडरस्टूड नहीं है, इसको आप जहन में रखें जो मैं कह रहा हूँ। ये 15। अच्छा, यहाँ पे जो एक और सीट है, नजीब नकी है पलंदरी से, वजीर सेहत रहे, उनके मुकाबले मौलाना सईद यूसुफ हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं वो, उनका बड़ा सख्त मुकाबला है। मुस्लिम लीग रूट वहाँ PTI मैटर नहीं कर रही, आज़ाद उम्मीदवार हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी टिकट पर नहीं लिया हिस्सा, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। वो बड़ा सख्त मुकाबला है। बिम्बर में एक बड़ा सख्त मुकाबला है, साबिक स्पीकर हैं चौधरी अनवारुल हक, और सीनियर वजीर हैं इस वक्त मौजूदा जो तारिक फारूक, उनके दरमियान भी बड़ा सख्त और कड़ा मुकाबला है। और कड़े मुकाबले भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन एक जो मिथ है, मिथ तो नहीं है खैर, जैसे भी साबिर साहब भी कहते हैं कि रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको विफाक से सारे वसाइल मिलने हैं। ज़ाहिर है वसाइल नहीं होंगे तो चलेगा नहीं निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए आपको फ़ंड्स की ज़रूरत है। तो ये आपको लगता है कि ये ट्रेंड ऐसा ही रहना चाहिए, या आपके ख्याल में ये तब्दील होना चाहिए, और परफॉर्मेंस और उन सारी चीज़ों को देखें, मेरा ख्याल है कि अब चेंज हुआ है। अच्छा, कि इस इलेक्शन में अदरवाइज़ यह है कि एब्सोलूट मेजॉरिटी होती है, बड़े आराम से जिस जमात की इधर गवर्नमेंट हो, कोई बंदा क्वेश्चन नहीं करता कि वहाँ मखलूत हुकूमत बनेगी, कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर पार्टी सामने नहीं आएगी। मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है इत्तेहादियों के साथ मिलकर, फिर भी उसे इस बात पे सोचना ज़रूर चाहिए कि क्या वजह है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर वहाँ क्यों नहीं आ सके। हालांकि उन्होंने आखिरी 2 महीनों में 8, 9, 10 इलेक्टेबल भी शामिल किए हैं तहरीक इंसाफ में। तो बहरहाल यह है कि क्योंकि कश्मीर की एक मुतनाज़ा हैसियत है, और जब तक कश्मीर का फ़ैसला नहीं होता
वो पाकिस्तान के ज़िम्मे 4-5 चीज़ें हैं, जिसमें डिफेंस है, जिसमें खारजा अमूर है, ये सब पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। यही वजह है कि वहाँ के लोग कनेक्टेड होते हैं पाकिस्तान के साथ। फिर उनको पता होता है कि आज़ाद कश्मीर की आपको कोई इंडस्ट्री तो वहाँ है नहीं है, मोस्टली बजट जो है वो आपको यहीं से जाना होता है। तो अगर वहाँ की फेवरेबल गवर्नमेंट इधर हो तो वहाँ अच्छे मुखालफत वाली हुकूमत से तो काम नहीं चलेगा, तो उनसे काम नहीं चलता। इस वजह से लोगों का ये चीज़। साबिर साहब, आपको क्या लगता है कि जो अभी कुछ तो हम हलकों की पोजीशन और उसकी सीटों की बात करें, लेकिन जो इलेक्शन वाला दिन होता है बुनियादी तौर पे वहाँ पे वोटर्स के पास एक ऑप्शन है कि वो अपना इंटरेस्ट भी शो करें पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर कि वो उनको कितना ट्रस्ट है। तो आपको वो ट्रस्ट नज़र आया आज़ाद कश्मीर में? देखिए, इंटरेस्ट तो मुझे नज़र आया है, गहमा गहमी भी है। जब फिर आप पोलराइजेशन का फैक्टर माइनस नहीं कर सकती, लोग अपनी जानों से भी गए हैं। लेकिन अगर हंग पार्लियामेंट ही बननी है तो मुझे फिर इलेक्शन सिस्टम समझ नहीं आ रहा, ना पाकिस्तान का ना आज़ाद जम्मू कश्मीर का। और हंग पार्लियामेंट बनने की एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये किसी मामले में दिल से इकट्ठे नहीं है, ना कभी होंगे। कैसे हो जाएंगे? बड़ी दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, दो मुख्तलिफ नजरिए हैं, कैसे हो जाएंगे? नहीं, देखिए, अगर आप स्टेटस को तोड़ना चाहते हैं तो फिर ऑपोजिशन की दो पार्टीज को कभी ना कभी इकट्ठा होना पड़ेगा। अब थर्ड पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में आ चुकी है, अब मसाइल हमारे फिर हल नहीं हो रहे। आई कैन अगेन फोरसी हंग पार्लियामेंट, अगरचे मैंने अपने दोस्तों की बातें सुनी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी। मेरे पास शायद इतनी इन्फॉर्मेशन लाहौर में बैठे ना हो, लेकिन मेरे पास अंदाज़ा लगाने के लिए माजी का रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी है। और सिस्टम की जो समझ थोड़ी बहुत नाकस में रखता हूँ वो यही है कि 18 से 20 सीटें भी पीटीआई ले जाए, दो चार इधर उधर से मिला के एक हुकूमत टाइप चीज़ तो वो बना लेगी। बट इट इज़ गोइंग टू बी हंग पार्लियामेंट। पेंडेमोनियम, क्यास, रंपस, लड़ाई, ये सारे मामला होते रहेंगे। स्पीकर पता नहीं फिर कोई और ले जाए, इस तरह के मामला होते रहेंगे। तो आप मुझे बताइए फिर इलेक्शन करवाने का क्या फ़ायदा कि अगर हंग पार्लियामेंट से वजूद में आएंगी। तो हम तो दो जमाती निजाम से तंग थे ना, हम तो कहते थे तीसरी कुव्वत आए, कोई तीसरी सियासी कुव्वत, हमें तो बड़ा शौक था। तंजीला तीसरी कुव्वत आई भी, तब भी मसले हल नहीं हो रहे। सो व्हाट डू वी नीड टू डू नाउ? सबसे पहले तो मैं आपको कह रहा हूँ, वो मेरी बात कट गई थी, मैं प्रैक्टिकल बात अब से कर रहा हूँ। दुनिया के 20 मुल्कों के करीब, 20 के करीब ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे वोट, बैलेट वोट के ऊपर नोटा की प्रोविजन है। नन ऑफ द अबव। लेट पीपल रिजेक्ट ऑल ऑफ देम। लेट द 50% साइलेंट वोटर्स एंड 10 to 12% ऑफ द वोटर्स, लेट देम रिजेक्ट इट। बहुत सारे लोग तो वोट ही नहीं डालते, आपको पता है, 50% के करीब। एक दफ़ा रिजेक्ट करके देखें, एक शोर मचना चाहिए। शोर गोगा होगा तो मुमकिन है कि यहाँ जो कुव्वतें हैं, द पावर्स दैट बी, जिनको कभी भी सिस्टम में से माइनस नहीं किया जा सकता, जो सिस्टम का हिस्सा है, वो सेनेट के इलेक्शन का मामला हो, वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला हो, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का मामला हो, प्राइम मिनिस्टर की एलिजिबिलिटी का मामला हो सुप्रीम कोर्ट में, हमें वो कुव्वतें अगर उनके एक कमेंट आपकी बात पे बट साहब से ले लूं। बट साहब, साबिर साहब जो बात करें, आपको लगता है हंग पार्लियामेंट से नुकसान होता है कश्मीर जैसे जो इकाइयाँ हैं या गिलगित बल्तिस्तान जैसी जो इकाइयाँ, या ऐसे ही निज़ाम बस चलता है? देखिए, हंग पार्लियामेंट का नुकसान भी होता है। मसलन अगर हम पाकिस्तान में तो जो मर्जी होता रहे वहाँ, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 53 है। और वहाँ क्या होगा कि आज अगर पीपल्स पार्टी 2-3 जमातों को मिलाकर गवर्नमेंट बना लेती है, कल इधर से तब्दीली होगी तो उधर भी साथ ही तब्दीली का जो है वो लोग बगल बजा देते हैं। और फिर क्या है कि 4 लोग आपके नाराज़ हो जाएं तो आपकी हुकूमत तब्दील हो जाती है। तो इसलिए ये बिल्कुल मैं शाह साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये पहले हुआ है कि जो 2000 का वो एलिमेंट माइनस हो 2007 की असेंबली, 2006 की 4 हुकूमतें तब्दील हुई थी। इस 5 साल में 4 वज़ीर-ए-आज़म वहाँ तब्दील। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो काम कैसे होगा? काम कैसे होगा? ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, एक बार फिर आपको वेलकम बैक कहेंगे न्यूज़ टुडे में। और साबिर साहब, पहले मैं आपसे पूछ लूँ, अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? अभी कुछ घंटों में ज़ाहिर है रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि शोर होगा आज भी,
अगरचे तमाम रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि बहुत पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद हुआ है, एक आध वाक़या हुआ बदकिस्मती से और कुछ जगहों पे लड़ाई भी हुई, 12 मामूली लड़ाई के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए पूरे दिन में। तो आपको लगता है कि सियासी जमातें कहीं पे मेजॉरिटी का सबूत देंगी या इस मामले पे भी लड़ेंगी? क्योंकि नून लीग बिलखुसूस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव उन्होंने कैंपेन की और उन्होंने पहले से कह दिया कि हमारा इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हुई तो हम नहीं होने देंगे और हम एहतजाज करेंगे। तंजीला, शोर से मेरी मुराद ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ और हो जाएंगी गिनती के दौरान। शोर ये है कि अपोजिशन पार्टीज हुकूमत पे धांधली का इल्ज़ाम लाजमी लगाएंगी और वो कहेंगे कि इन्होंने सरकारी जो वसाइल हैं इनका बेदरेग इस्तेमाल किया। एक तो हो गई ये बात। दूसरा, मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि हंग पार्लियामेंट्स नहीं होनी चाहिए अब इस मुल्क के अंदर। तो मुमकिन है कि अरबाब इक़्तिदार भी ये बात सोचते हों और मुमकिन है कि 27, 28, 29 सीटें पाकिस्तान तरीके इंसाफ ले जाए आज और 4-5 लोग दाएं बाएं से मिला ले। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि असेंबली ऐसी हो जो चले, जहाँ लोग काम करें, जहाँ बिल पास हों। वो चीज़ें ना हो जो हमने नेशनल असेंबली में देखी है। फिर कुछ ऐसे बिल पास होते हैं कि सब चीखें मारते हैं कि ये बिल कैसे पास हो गए, कहाँ से फ़ोन आए थे, किसने किसको डराया धमकाया था। असूली तौर पे तो बजट भी पास नहीं होना चाहिए था, बजट भी पास हो जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी हम टेबल करते हैं तो हुकूमत के हक में चीज़ें चली जाती हैं। वजह यह है कि कहीं ना कहीं वो कुव्वतें जो हमें नज़र नहीं आती उनका अमल दखल तो ज़रूर है और ये अपोजिशन की नालायकी है। ये हर हुकूमत की कामयाबी इसको गिना जाएगा। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर 27, 28, 29 सीटें तरीके इंसाफ ले जाती है तो ये दे विल बी एबल टू सैल्वेज देयर प्राइड टू एन एक्सटेंट। दे हैव गॉट अ वुंडेड प्राइड। जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए आपने देखा कि 90% के करीब वो हारे। अब अपोजिशन तो कही कि चूँकि फेयर इलेक्शन थे हम जीते और ये कि हुकूमत की पॉपुलैरिटी नीचे गिर रही है। सो इन सब चीज़ों को संभालने के लिए हुकूमत ने भी एड़ी चोटी का जोर यकीनन लगाया है कि मैं फिर रिपीट करता हूँ तीसरी दफ़ा कि 27, 28, 29 सीटें तो कम से कम ले जाएं। सो वंस द असेंबली स्टार्ट्स मूविंग, मैं आपको बताऊं कोई भी हुकूमत बनाए 27, 28, 29, 30 सीटें लेके 4-5 दाएं बाएं से मिला के तो कम से कम इलाके के लोगों के लिए बेहतरी होगी, को टूरिज्म डेवलप होगा, को सड़कें और बनेंगी और ख़तरनाक घाटियां वो जो फैसला साजी जो है वो ज़रा आसान हो जाएगी। ख्वाजा साहब, जो कश्मीर इशू बहुत ज़्यादा हाइप पे रहा इस पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के अंदर भी, और जो इंडिया ने जो एक्शन किया 5 अगस्त का, आपको लगता है कि वो कहीं पे हमारे जो यहाँ पे पॉलिटिक्स लोकली खेली गई है उस इशू के ऊपर, उसका भी कोई रिफ्लेक्शन हो सकता है जब हम पार्लियामेंट का वजूद आएगा, जब सारी जमातें रिजल्ट के बाद फैसला करेंगी? नहीं, उसकी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान की जो वज़ारत ख़ारजा है ये इस मसले को देखती है। बदकिस्मती ये है कि जब 5 अगस्त का इक़दाम हुआ तो हमने सिर्फ हफ्ता एहतजाज खेला, वो भी 4 जुमे के बाद ख़त्म हो गया। वो जो कश्मीरी तवक्को कर रहे थे, जो पार के कश्मीरी बिलखसूस जो अभी तक कैद हैं, वहाँ कोई घराना ऐसा नहीं जिनका कोई भाई बेटा गिरफ़्तार होकर इंडियन जेलों में फेंका हुआ है। मकामी जेलों में तो लोग मुलाकात भी कर लेते हैं, वो कोई हज़ार मील दूर, 500 मील दूर वहाँ है। वो हुकूमत पाकिस्तान ने किया नहीं। अब जबकि इलेक्शन आया, जब हमने उनको होप देनी थी कि हम आपका मसला उठाएंगे, देखें ट्वीट करने से कोई मसला तो हल नहीं होता। तो हम पोते नवासों पे लड़ते हैं। जब हम वहाँ तकरीर कर देंगे यूनाइटेड नेशन में, मैसेज अच्छा चला गया, लेकिन उसका फॉलोअप किसने करना है? मुझे ये बताइए आप कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने या वज़ीर ख़ारजा ने स्पेशली इस हवाले से कोई लॉबिंग की, कोई दौरा किया किसी मुल्क का कि जाकर बताएं कि कश्मीरी इस वक्त किस मुश्किल का शिकार है? ये जो आज़ाद कश्मीर है ये तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है, यहाँ से आवाज़ उठनी है। जब 5 अगस्त का इक़दाम हुआ, जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है राजा फ़रूक हैदर खान, ये बैरून मुल्क चले गए। आज कहते हैं कश्मीर का सौदा हो गया। क्या हुआ? मैं आखिरी वज़ीर-ए-आज़म हूँ। तो ये इंतखाब किसके लिए हो रहा है? ये नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए हो रहा है कि आखिरी वज़ीर-ए-आज़म के लिए हो रहा है? मसलन ऐसे फजूल इल्ज़ाम तराशी, ये बड़ा हसास खित्ता है। एक तरफ उनके भाई बहन, देखा कि तीनों जमातों ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की। बदकिस्मती है, इनको तरीके आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। ये तो गुफ्तगू कर ली, लोगों ने सुन भी ली। तो नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो सकते हैं अभी सीटें जब सामने आ जाएंगी? आप ऐसी पोजीशन ही नहीं बनेगी, अल्लाह के फजल से लगे हुए दोस्त ऐसी पोजीशन नहीं बनने देंगे कि दोनों को इकट्ठा कर दें। गिलगित में भी आपने देखा वो इकट्ठे नहीं हो पाए। तो वो एक ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हुकूमत होगी, इत्तेहादी अगर इनकी जमात होगी तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होगी, और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी
अपोजिशन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में से होगी, जारी बात, ये दोनों नहीं, अपोजिशन बड़ी कौन सी जमात आप? पीपल्स पार्टी को मैं समझता हूँ। भट्ट साहब देखिए, एक तो यह है कि वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीन गंडापुर ने जो ज़बान इस्तेमाल की वहाँ पे, और फिर जिस तरह उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन का मजाक उड़ाया कि उन्होंने कश्मीर बदरी का हुक्म दिया और पाबंदी लगाई कि आप अब आज़ाद कश्मीर में कंपेन नहीं कर सकते। बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म उन्हें अपने साथ बैठाता रहा तमाम जलसों में। और आपका क्या ख्याल है कि आपके साथ कोई इस तरह करे, आपके कानून के साथ कोई इस तरह खिलवाड़ करे तो आपके जज्बात क्या होंगे? कश्मीरी इस मामले को कभी नहीं भूलेंगे। इलेक्शन की गहमा गहमी खत्म होने दें, जब भी कानून की हुक्मरानी की बात होगी, जब भी इदारों के डिसीजन की बात होगी, वफाक को ये बात सुनने के लोग भूल जाएंगे इमरान खान क्या है, ये चला जाएगा, कोई और आ जाएगा। लेकिन कश्मीरी ये कहते रहेंगे कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया था, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसका मजाक उड़ाता रहा। नहीं, मजम्मत करना तो दूर की बात, उनके वज़ीर तो उनकी तारीफें कर रहे हैं, आज नहीं नाम ले लेके तारीफें हो रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो उनके जलसे में बैठे रहे जाके, मजम्मत करना दूर की बात है। प्राइम मिनिस्टर ने उसके बाद जितने जलसे किए, बाग में जलसा किया वो साथ बैठे हुए थे, कोटली में जलसा किया वो साथ के बाद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एज ए स्टेट ऐसा नहीं करना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आपके खिलाफ पार्टी नहीं है, आईनी इदारा है, एक आईनी इदारा है। और आप यहाँ कहते हैं कि ये कानून सबके लिए बराबर है, तो क्या अमीन गंडापुर के लिए वो कानून बराबर नहीं है? लास्ट कमेंट, आपके ख्याल में पार्टी पोजीशन क्या बनेगी, पहले, दूसरे नंबर, तीसरे पे? देखिए, मेरा ख्याल है कि बड़ी पार्टी के तौर पे तो पीटीआई आ जाएगी, ठीक है, और अपोजिशन के में पी पार्टी और नून विन विन पोजीशन में होगी, वही 15 सीटें फैसला करेंगी कि किसने ऊपर जाना है। बहरहाल अभी तक जो वाज़ेह सीटें 4-5 हैं वो भी आज़ाद कश्मीर की हदूद में तहरीक इंसाफ के पास भी नहीं है। कम से कम 4-5 ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट हैं पीपल पार्टी के जिनको आप अभी भी कह सकती हैं कि वो जीतेंगे। ठीक है, अफजल भट्ट साहब, ख्वाजा मतीन साहब, साबिर शाह साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी। रिजल्ट्स का सिलसिला जारी है जी, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं और 2-4 घंटे मज़ीद लगेंगे जब तक आपके पास हतमी तौर पे नज़र आना शुरू हो जाएगा कि कौन सी जमात वहाँ पे लार्जेस्ट पार्टी है। सारे जो अशारिये हैं और इशारे हैं वो यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वहाँ पे बड़ी जमात के तौर पर उभरेगी और वही हुकूमत बनाएंगे। लेकिन देखते हैं, जब फैसला आएगा, इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा, उसके बाद ही हम ये कह पाएंगे। आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।